दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति से बीपीएससी में इस बार पूछे जाने की संभावना है। ऐसे भी पॉलिटी में जो मैं टॉपिक बताया हूँ सब हिट लिस्टेड है, उसमें से प्रबल संभावना बनती है कि वही टॉपिक में से आपका बीपीएससी में यानी 65वें बीपीएससी में पूछा जाना लगभग तय है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो निर्वाचन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक पूछा गया था 2007 में कि उस समय जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था किस कारण से अनूठा था या किस कारण से वो चर्चा में रहा था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति। और इसके पहले दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहला तो राष्ट्रपति जो होता है भारत संघ की कार्यपालिका का हेड होते हैं। राष्ट्रपति इन्हीं के हाथ में भारत के जितने भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो निहित होती है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में भारत के कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद जो 52 से 78 है उसी में भारत की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति है भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं, यानी राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एक सुदृढ़ता का प्रतीक जो राष्ट्रपति का पद है, एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। इसे समझ सकते हैं कि ये प्रथम नागरिक है। और इन्हीं के अंदर आप देखेंगे कि सैन्य शक्तियां भी निहित है और तीनों सैन्य जो शक्तियां होती हैं उनका हेड भी राष्ट्रपति ही होते हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इनका निर्वाचन पे हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन इसका कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें मैं लिखा हुआ निम्न उनमें शामिल होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, नहीं कि मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वहीं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा में भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वही शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश में दो ही जगह विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी में, वहां के निर्वाचित जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। ये पीटी का भी क्वेश्चन रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो वो हो गया दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 55 के तहत चुनाव इनका गुप्त मतदान एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, जिसमें सभी सदस्यों का मत मूल निकाला जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो हम लोग समझ बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये एकल मत पद्धति है क्या। गुप्त मतदान तो समझ में आता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी समझ में आता है, लेकिन एकल मत पद्धति क्या है। एकल मत पद्धति उसे कहते हैं, एक तरह से होगा वरीयता आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या इनका जो सिलेक्शन होता है वरीयता के आधार पर। राष्ट्रपति में जो सिंपल वोटिंग होता है, लोकसभा या राज्यसभा का वोटिंग होता है, उसमें होता क्या, बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन में हम दबाते हैं, जिस पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं उसका वोटिंग हो जाता है। और
जितने भी प्रत्याशी हुए उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी को आप वोट दिए, बस उसी में आपका वोट जाएगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत के तहत जो होता है वरीयता, मान लीजिए कि एक से अधिक उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ा रहे, तो एक से अधिक उम्मीदवार जो भी राष्ट्रपति के जैसे संसद सदस्य हुए या विधानसभा के सदस्य हो, वो वरीयता के क्रम पे उनका चुनाव करेंगे। जैसे 10 या 3 राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो तीनों को वरीयता देंगे वो, कि पहला वरीयता किनको देंगे, दूसरा वरीयता किनको देंगे और तीसरा वरीयता किनको देंगे। यानी पहला वरीयता 1 2 3 लिख करके वो वहां पे संबोधित करेंगे। तो वही हो गया यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत, यानी जो सबसे ज्यादा जिनको वरीयता मिलेगा या जो वरीय होंगे वही राष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे। नहीं कि उनका काउंटिंग होता है बैलेट पेपर उनका काउंटिंग नहीं होता। जिनको सबसे ज्यादा वरीयता दिया जाता है संसद सदस्य द्वारा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, वही राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होंगे। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति आप लोग समझ लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब इनके विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है या किस आधार पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक विधायक के मत का मूल्य जो होता है उसे निकाला जाता है संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब राज्य की जिस राज्य का निकाला जाएगा, यानी विधायक के मत का, मान लीजिए बिहार का निकाला जाएगा, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है उससे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य जो है उनसे भागा दिया जाएगा और उसमें गुना 1/1000 किया जाएगा। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बिहार की कुल जनसंख्या बटा जो विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, जैसे बिहार विधानसभा के कुल क्षेत्र 243, तो कुल जनसंख्या में 243 से भाग दिया जाएगा और इन गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। तो ये हो गया कि एक विधायक का मूल्य यहाँ पे निकलेगा। वही एक सांसद सदस्यों के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, सभी राज्य के विधायकों का मतों का मूल्य, यानी जितने भी भारत में राज्य है सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, यानी संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या से भागा दिया जाएगा। यानी जितने भी राज्य के विधायक का मत का मूल्य आया और संसद में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनसे भागा दिया जाएगा, वही निकल जाएगा एक संसद सदस्यों का मत का मूल्य। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए आवश्यक है कि 50% से अधिक मत मिले। 50% से अधिक मत मिलेगा तभी वो राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे। जैसे मैं अभी एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझाया, एकल मत संघ जिनको सबसे ज्यादा वरीयता मिलेगा वही राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे और 50% से अधिक जो मत मिले, जैसे इसको निकालने के लिए निश्चित मतों का भाग बराबर हो जाएगा कुल वैध मत, यानी कुल जितने वैध मत होंगे, अवैध मत भी इसमें होते हैं। जैसे पिछले बार ही दो सांसद जो वोट डाले थे वो अवैध मत घोषित हो गए थे, तो कुल वैध मत बटा 1+1 यानी 2 यानी +1, कुल जो वैध मत है उसमें 2 से भाग दिया जाता है और उसमें 1 जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी सर्वप्रथम जो वैध मतों का मूल्य निकाल करके सर्वप्रथम वैध मतों का मूल्य निकाल कुल मत मूल्य में 2 से भाग दे करके इसके बाद 1 जोड़ा जाता है। 1 जोड़ने से क्या होगा, न्यूनतम कोटा 1 जोड़ करके निकाला जाता है, या जितना वैध मत हो से 2 से भागा दिया जाता है, न्यूनतम जो कोटा से 1 फिर उसमें जोड़ा जाता है। उसी में मतगणना के ये प्रथम दौर में अगर प्राप्त हो जाता है तो सही है, नहीं तो मतगणना का दूसरा दौर भी इसमें चलता है। अगर 50% प्लस नहीं वोट प्राप्त हो तो
दूसरा चरण भी इसका चलेगा। दूसरा चरण में होगा क्या? दूसरा चरण में होगा कि किसी भी उम्मीदवार जो सबसे नीचे उनका स्थान प्राप्त है, उनका मत ट्रांसफर हो जाता है, उनका मत ट्रांसफर हो जाएगा और फिर मत बराबर बराबर में बंटवारा होगा। यानी सबसे कम जो वोट पाए उम्मीदवार रहते हैं उनकी मतगणना से उनको बाहर कर दिया जाता है, वोटों को अन्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, यानी ऐसी प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक किसी को न्यूनतम कोटा न मिल जाए, यानी 50% से ज्यादा न मिल जाए। 50% से ज्यादा होगा तभी वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका निर्वाचन। आर्टिकल 56 यानी अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 साल का होता है। एक व्यक्ति कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये नहीं कि आर्टिकल 56 के अनुसार उनका कार्यकाल 5 साल तो है ही। उनका जैसे अमेरिका में देखते हो राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार के लिए ही तय किया जाता है, लेकिन भारत में वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब इनका योग्यता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति कौन इलेक्ट हो सकता है या राष्ट्रपति के पद पे कौन बैठ सकता है। सबसे पहले तो इनका जो योग्यता है आर्टिकल 58 में यानी अनुच्छेद 58 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है। पहला हो गया वह भारत का नागरिक हो, कोई भी वही लड़ सकता है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो भारत का नागरिक हो। दूसरा हो गया कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार की 35 वर्ष उम्र पूरी हो जाना चाहिए। 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम नहीं होना, 35 वर्ष उम्र पूरी हो जाना चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा में जो भी लोकसभा के सदस्य की निर्वाचित होने की अर्हता है वो रखता हो। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता जो रखता है वही राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। वह संघ सरकार यानी राज्य या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे नहीं हो, कहीं भी वो संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे नहीं हो, वही राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो निम्न रूप से या हम कह सकते हैं कि इस तरह से उल्लेखित है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसी के समक्ष भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उनके समक्ष ये अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, भारतीय जनता के कल्याण हेतु कार्य करने की इसमें शपथ लिया जाता है। तो शपथ है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 7 और फिर आर्टिकल 61 में हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। ये महाभियोग आर्टिकल यानी अनुच्छेद भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 31 में महाभियोग का भी चर्चा किया गया। महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में महाभियोग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं भी संविधान में महाभियोग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग चलाने के पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व एक लिखित सूचना मिल जाना चाहिए। उसी आधार पर संसद के किसी भी सदन में इनका महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना मिल जाना चाहिए और संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग
61 में है। तो महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब संविधान के विरुद्ध अपना कोई मत दे या संविधान के विरुद्ध वो अपना कार्य करें। ऐसे भी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अनुसार ही उनका सभी कार्य होता है। तो मोटा मोटी मान लिया जाता है कि अगर मंत्रिमंडल के खिलाफ हो जाते हैं तो उनका संविधान के विरुद्ध कार्य माना जाता है, उन पर महाभियोग लगाया जाता है। हालांकि कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है महाभियोग शब्द का, और महाभियोग शब्द को कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनका कार्य शक्तियां या कार्य क्या है। राष्ट्रपति के शक्तियां या कार्य, सबसे पहले तो कार्यकारी शक्ति देखते हैं। भारत सरकार का सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, यानी जितने भी भारत का शासन संबंधी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। जैसे कहीं भी किसी भी राजदूत वगैरह का नियुक्ति या भारत के राजदूत, भारत में भी विदेशी राजदूत की नियुक्ति सब राष्ट्रपति के अधीन ही है। और राष्ट्रपति जितने भी शासन संबंधी यहाँ तक की कार्यकारी शक्ति, इनके पीएम, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में ही आता है। कैग, सीसी, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सीसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, मतलब कैग, सीसी, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। एससी एसटी आयोग का जो गठन होता है राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये इनकी कार्यकारी शक्तियां हो गया। बीपीएससी में कार्यकारी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछा हुआ भी, एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, राष्ट्रपति के निर्वाचन बताएं और उसकी शक्तियों के बारे में आप चर्चा करें। ठीक है, तो विधायी शक्ति हम लोग देखते हैं। विधायी शक्ति क्या क्या है इनका? संसद की बैठक को बुलाना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में होता है। स्थगित एवं विघटित करना ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में, विधायी शक्ति में है। 12 सदस्य राज्यसभा में जो मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति में आता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वहीं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अध्यादेश 123 के तहत जो लाया जाता है उसकी भी विधायी शक्ति के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब हम लोग वित्तीय शक्तियां देखते हैं। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वित्तीय शक्तियां में होता है, यानी बजट प्रस्तुत करना। बजट प्रस्तुत जो होता है यानी वित्त मंत्री के द्वारा जो संसद में बजट रखाता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही रखाता है। वो राष्ट्रपति वित्त मंत्री को बोलते हैं और संसद में बजट पेश करना वो राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों में आ जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश संसद में पेश करना ये राष्ट्रपति का ही वित्तीय शक्ति है। वित्त आयोग का गठन एवं नियुक्ति ये वित्तीय शक्ति में आता है। वहीं न्यायिक शक्तियां, सैन्य न्यायालय द्वारा दंड देना भी और कम करना भी ये राष्ट्रपति के अधीन है। यहां तक न्यायिक शक्तियां में प्राण दंड, अगर किसी को प्राण दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति बिल्कुल उसको माफ कर सकते हैं या तो सजा कम कर सकते हैं, ये न्यायिक शक्ति में आ जाएगा। और सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति का सैन्य शक्तियां, तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, ये सैन्य शक्तियां में आता है कि तीनों शक्ति मतलब सेना के सैन्य कमांडर यानी सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कूटनीतिक संधियां। अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं समझौता सभी राष्ट्रपति के माध्यम से ही होगा, यानी राष्ट्रपति के नाम पर ही सभी जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। लास्ट में आपातकालीन शक्तियां, आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन 356 और 365 के अंतर्गत हो गया। वित्तीय जो आपातकाल हो गया 360, ये आपका आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।
ठीक है। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन 356, 365 और वित्तीय आपातकाल हो गया 360। ये आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को काफी शक्तियां प्राप्त है और राष्ट्रपति क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, या समझ सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं भारत के कार्यकारी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, यानी भारत का जो प्रथम नागरिक और फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जून 2017 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, किस कारण से चर्चा में रहा था और क्यों ये अलग जो अभी तक राष्ट्रपति हुए थे उससे क्यों अनूठा इसको माना जाता है। सबसे पहले तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इनकी अपोजिशन में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के पद पर लड़े थे मीरा कुमार, जो सासाराम के उम्मीदवार थी। यानी मीरा कुमार बिहार से डायरेक्ट रूप से जुड़ाव है, जन्म ही मीरा कुमार का यहाँ था। और जो रामनाथ कोविंद है इनकी भी बिहार से लगाव था। जो तत्कालीन यानी जिस समय ये राष्ट्रपति बने थे उस समय बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, या कह सकते हैं हम कि दोनों के जुड़ाव बिहार की धरती से रहा था। मीरा कुमार देखते हैं कि जगजीवन राम की बेटी भी थी, बहुत पुराना इनका पॉलिटिक्स से नाता भी था। वर्तमान जो रामनाथ कोविंद है हालांकि ये कानपुर के हैं, यूपी के। यहाँ पे ये भी है कि पहला यूपी का राष्ट्रपति बनने वाला ये हैं। रामनाथ जो कोविंद है पहला यूपी का राष्ट्रपति, यूपी से राष्ट्रपति अभी तक कोई नहीं बना था, यूपी का पहला बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। एनडीए के अतिरिक्त एआईडीएमके, जनता दल यू, बीजू जनता दल का समर्थन मिला हुआ था एनडीए को, वहीं विपक्ष में मीरा कुमार थी। दोनों प्रत्याशी बिहार से इनका जुड़ाव था। तत्कालीन राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, वही मीरा कुमार का जन्म जो था वो यही सासाराम क्षेत्र से था। दोनों दलित संप्रदाय से थे। दोनों जो राष्ट्रपति थे दोनों यानी अपोजिशन कैंडिडेट का और कैंडिडेट दोनों दलित संप्रदाय से ही थे। दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। तो दोनों कह सकते हैं कि दोनों प्रशासनिक यानी काफी पढ़े लिखे हुए भी हैं। दोनों प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा दे चुके हैं। वही पहली बार एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति बने हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति बने हैं। यूपी के पहली बार एक खास पेन का इस्तेमाल इसमें किया गया था। राष्ट्रपति का जो चुनाव था इसमें एक खास पेन का इस्तेमाल किया गया था। 55 सांसदों को राज्य विधानसभाओं में वोट देने की इजाजत मिली थी। पहली बार 55 सांसदों को राज्य जो विधानसभा है उसमें वोट देने की इजाजत मिली थी। इस कारण से जून 2017 में जो राष्ट्रपति का चुनाव था एक तरह से अनूठा था। तो ये हम लोग राष्ट्रपति देख लिए। किसी तरह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग से राष्ट्रपति के से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।